नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी और सुंदर कविता को समझने वाले हैं। इस कविता का नाम है मातृभूमि और इसे लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। चलिए देखते हैं कि कैसे एक कविता हमारे देश की पूरी कहानी बता सकती है। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमारा देश, हमारी मातृभूमि इतनी महान और खास क्यों है? इसमें ऐसी क्या बात है? मजे की बात तो यह है कि इस सवाल का जवाब हमें आज की कविता में ही मिलने वाला है। तो कविता का पहला हिस्सा है हिमालय और नदियों का सौंदर्य। मतलब कवि सबसे पहले हमें भारत के खूबसूरत नज़ारों की सैर पे ले जा रहे हैं। तो कविता की पहली पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। वाह, सोचकर देखिए कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है कवि ने अपने शब्दों से। अब इन लाइंस को और अच्छे से समझने के लिए कुछ शब्दों के मतलब देख लेते हैं। नित का मतलब होता है हमेशा, रोज, और सिंधु का मतलब है समुद्र। तो इसका मतलब हुआ कि समुद्र रोज हिमालय के पैरों को छूता है। अब जरा सोचिए कवि ने क्या मजेदार कल्पना की है। वो कह रहे हैं कि हिमालय इतना ज्यादा ऊंचा है कि ऐसा लगता है मानो वो आसमान को चूम रहा हो, और उसके पैरों के पास मतलब एकदम नीचे समुद्र रोज नाच रहा है, झूम रहा है। और यहीं पर हमें मिलता है एक बहुत ही मजेदार अलंकार जिसका नाम है मानवीकरण। अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई पहाड़ सच में किसी को चूम सकता है? नहीं ना, ये तो हम इंसान करते हैं। तो जब कवि किसी बेजान चीज को, जैसे कि पहाड़ को, इंसानों वाला काम करते हुए दिखाते हैं तो उसे ही मानवीकरण अलंकार कहते हैं। सिंपल है ना? तो हिमालय से उतरकर अब हम आ गए हैं नदियों के पास। अगली पंक्तियां हैं, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। मतलब हमारी पवित्र नदियां बह रही हैं और उनकी सुंदरता हर जगह फैली हुई है। इन पंक्तियों में कुछ और प्यारे शब्द हैं। छटा का मतलब है सुंदरता और निराली का मतलब है अनोखी, सबसे अलग। तो कवि कह रहे हैं कि नदियों की अनोखी सुंदरता हर कदम पर, मतलब पग पग पर बिखरी हुई है। अच्छा, यहां एक शब्द पर ध्यान दीजिए, पग पग। एक ही शब्द दो बार आया है ना? जब कविता में किसी शब्द को इस तरह दोहराया जाता है ताकि सुनने में अच्छा लगे तो उसे कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इससे कविता में एक धुन सी बन जाती है। तो अब तक हमने नज़ारे देखे, अब बारी है प्रकृति की मधुर ध्वनियां यानी मीठी आवाजें सुनने की। चलिए सुनते हैं। कविता आगे कहती है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अरे वाह, इन लाइंस को पढ़कर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सच में झरनों की कलकल और चिड़ियों की चहचहाट सुन रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। झरने, पक्षी, हरियाली, बिल्कुल वैसा ही जैसा कवि हमें अपनी कविता में बता रहे हैं। सब कुछ कितना जिंदा दिल और खूबसूरत है। और अब आगे जरा आंखें बंद करके सोचिए। अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मतलब घने घने आम के बाग हैं, कोयल मीठा मीठा गा रही है और एक प्यारी सी हवा चल रही है। अमराइयों का मतलब होता है आम के बाग, और एक और खास शब्द है मलय पवन। इसका मतलब सिर्फ हवा नहीं बल्कि खुशबूदार हवा है जो तन और मन दोनों को ताजगी से भर देती है, मतलब रिफ्रेश कर देती है। तो हमारी मातृभूमि सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही सुंदर नहीं है बल्कि ये महान पुरुषों की धरती भी है। चलिए देखते हैं कैसे। कवि कहते हैं, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मे जहां थे सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यहाँ कवि हमें याद दिला रहे हैं कि ये वही पवित्र धरती है जहां भगवान राम और सीता माता ने जन्म लिया, और यहीं पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और गीता का पवित्र ज्ञान दिया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। मतलब गौतम बुद्ध ने भी यहीं जन्म लिया और हमारे देश का नाम रोशन किया। उन्होंने पूरी दुनिया को दया और ज्ञान का रास्ता दिखाया। तो अब सवाल ये है कि इतनी सुंदर कविता लिखी किसने है और इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए जानते हैं कवि और कविता का सार। तो ये प्यारी सी कविता लिखी है हिंदी के जाने माने कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी जी ने। सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म तब हुआ था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। इसीलिए उनकी ज्यादातर कविताएं देशभक्ति से भरी होती थीं।
वो अपनी कविताओं से लोगों के मन में देश के लिए प्यार और सम्मान जगाते थे। तो इस पूरी कविता में कवि हमारे देश को कई सुंदर नाम देते हैं। वो इसे पुण्य भूमि कहते हैं, मतलब एक पवित्र जमीन। स्वर्ण भूमि कहते हैं, यानी सोने जैसी कीमती। और साथ ही धर्म भूमि और कर्म भूमि भी कहते हैं, मतलब ये वो जगह है जहां हम अपना धर्म निभाते हैं और अच्छे काम करते हैं। और कविता की आखिरी पंक्तियां हमें बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर करती हैं। वो युद्ध भूमि मेरी, वो बुद्ध भूमि मेरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी ये धरती वीरों की युद्ध भूमि भी है और गौतम बुद्ध की शांति वाली भूमि भी। यानी हमारे देश में साहस भी है और शांति भी है। ना कमाल की बात।